सृष्टि के कण कण में विराजमान परमपिता परमेश्वर, मैं कहाँ से अपनी बात शुरू करूं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे आज से लगभग 30 साल पहले की बात याद आ रही है। मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था। ये जो पैड़ियों के नीचे कमरा है, यहाँ हमारी क्लास चलती थी। उससे पहले यहाँ तीसरी तक बच्चे पढ़ते थे, लड़के जो है। उसके बाद बड़ा जो स्कूल है वहाँ शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन जब हमारा नंबर आया तो दूसरी के बाद फिर तीसरी में वहाँ शिफ्ट कर दिए थे। पहले चौथी क्लास से होते थे, फिर तीसरी से कर दिए थे। उसमें भी ये स्कूल तो लड़कियों का ही बोला जाता था, परंतु जो छोटे बच्चे होते थे वो यहीं पढ़ते थे। बहुत से साथी हैं जिनको यादें होंगी यहाँ की जुड़ी हुई। यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के पीछे मेरे 2 उद्देश्य थे। एक तो ये कि स्कूल की उन बेटियों का सम्मान होना है जिन्होंने विशेष कार्य करके दिखाया है। दूसरा ये भी था कि जिस मिट्टी का कर्ज हमारे ऊपर है उस मिट्टी को नमन करके आना है, ताकि यादें बनी रहें और हम अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें, उन यादों को संजोए हुए जो कभी जीवन की साक्षी रही हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके श्रद्धा के केंद्र बिंदु, जिन्होंने बहुत अनुकरणीय कार्य किया है, बेटियों के सम्मान के लिए उन्होंने अपने दान के हाथ आगे बढ़ाए हैं। आदरणीय रामहेर खटकड़ जी और अशोक जी ने एक टिप्पणी की थी जब बोल रहे थे कि किसी साथी ने ये लिखा कि शायद चुनाव आए हैं, और मैं तो ये कहता हूँ यदि ऐसे व्यक्ति चुनाव में भी आते हैं तो हम लोग साथ हैं। अच्छे व्यक्तियों की हर जगह ज़रूरत है। चुनाव लड़ते हैं तो और भी अच्छी बात है। चुनाव लड़ने के लिए लोग शराब बांटते हैं और आप बेटियों के लिए सम्मान बांट रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ मेरे 2 गुरुजी बैठे हैं, एक सामाजिक गुरुजी हैं और एक जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। मुझे याद आ रहा है जब मैं हरियाणा की क्रिकेट टीम छोड़ने के बाद और मैंने गांव छात्र में एडमिशन लिया, तो मैं आपके चरणों में बैठ कर के पढ़ा। हमारे साथी भाई जगदीश जी बैठे हैं, हमारे साथ ही पढ़ते थे, कालता से आए हुए हैं, गुरुजी के पास में ही। और आज हम वहाँ से बात करते करते आ रहे, तो लगभग 15-16 साल के बाद जो है दोबारा मिलना हुआ है। कई बार उनके मैसेज भी आते थे। हम 4-5 दिन पहले मैं हिमाचल से आया था, तो इसी रास्ते से जा रहा था, अशोक जी के पास रुका तो एक छोटी सी गुड़िया आकर के कहने लगी कि हमारे गुरुजी आपको याद कर रहे हैं। मैंने कहा वो सिर्फ आपके गुरुजी नहीं है, वो हमारे भी गुरुजी हैं। तो उनसे मिलने का मौका मिला और उनकी छत्र छाया में ये अपना विद्यालय जो है वो तरक्की कर रहा है। उनके साथ साथ मैं समस्त स्टाफ को, क्योंकि मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, सभी को, आपका सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो भी, चाहे आपके यहाँ पीएन हैं या और जो दूसरा स्टाफ, उन सबों को प्रणाम कर रहा हूँ। दूसरे रामफल खटकड़ जी हैं, उनसे भी मेरा बहुत ज़्यादा लगाव रहा। मैं सामाजिक गतिविधियों में लगा रहता था और ये निर्णय किया कि घर छोड़ना है। मेरी उम्र जब 24 वर्ष हुई थी तो उन्होंने एक दिन फ़ोन कर किया, लगभग 8-9 बजे की बात होगी रात को, कि आपकी उम्र कितनी हो गई? तो मैंने कहा 24 वर्ष। उन्होंने कहा कि आपके पास 1 वर्ष का समय है फैसला करने में। मैंने कहा जी फैसला तो हो चुका है, घोषणा नहीं हुई है बस। तो फिर उन्होंने कहा कि या तो सामाजिक जीवन में जाना है तो अब घोषणा पक्की करो, और यदि गृहस्थ में जाना है तो फिर उधर की पक्की करो। तो फिर मैंने तो घर वालों का सामान जो मेरे पास था, सामान तो नहीं कहूँगा, एक बैग था छोटा सा जिसमें मेरे 3 जोड़ी कपड़े थे, मैं उसको उठा करके घर से भाग गया और मैंने कहा जी मैंने फैसला कर लिया है। तो बहुत प्रेरणा उनसे मिली है। आदरणीय रामफल खटकड़ जी से सामाजिक जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखे हैं, और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत लंबे समय से जो है अपने कार्यों को जारी रखा है। मैं उनको भी नमन और प्रणाम करता हूँ। सुधीर जी का नाम अशोक जी ने लिया और उनका नाम के साथ साध लिखते हैं, और साध वही होता है जिन्होंने खुद को साध रखा है। बेटियों को तैयार कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, वहाँ टिटोली में मैं इनको जानता हूँ, कितने सैकड़ों कार्यक्रमों में ये बहन परमेश्वर पूनम यहाँ आते होंगे, शायद पहले आए होंगे आपके कार्यक्रम में। उनको कार्यक्रमों के लिए जो है बुलाते हैं, जहाँ इनके कोचिंग सेंटर हैं, एकेडमीज़ हैं, या फिर जिस तरह से ये विद्यालय इस तरह से। और भारतीय कबड्डी टीम का मैनेजर होना एक अपने आप में बड़ी बात है। उसके बावजूद भी सादगी इतनी कि आप उनको बैठने के लिए बोलो तो बैठेंगे नहीं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार सुधीर जी के लिए भी सभी बेटियां जो है तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें।
हमारे दूसरे विद्यालय की मुखिया आदरणीय बहन रोशनी जी, और मेरे से पहले जिस बहन ने आपके बीच में विचार रखे बहन सुमन जी, और सुमन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक बहन जो खेल के दम पर आपके लिए बहुत बड़ा एक आइडियल जिसको कहते हैं, रोल मॉडल आपके लिए वो बन कर के आए, कि खेल के माध्यम से आए और पुलिस में गए, और आपको उन्होंने बताया कि डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको भी जो है मैं नमन करता हूँ। बहन राकेश जी वो भी शायद स्पोर्ट्स में ही रही हैं, और भाई मनरूप जी जो इस समिति के जो है अध्यक्ष हैं। ऐसे अध्यक्षों को भी बने रहना चाहिए। हमारे टाइम पे भी बड़े झगड़े होते थे, जब हम पढ़ते थे हम भी देखते थे, समितियां बनती थी, जिस तरह की बातें होती थी। यहाँ पर भी जब लड़कियों का विद्यालय था और लड़के खेलना शुरू कर दिया, कभी टॉयलेट्स पे कुछ लिख के चले गए, कभी कहीं कुछ लिख करके चले गए, हम समिति के लोगों से झगड़ा ही करते रहते थे कि इनको बंद करवाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता अब यहाँ खेलते हैं, शाम को नहीं खेलते, परंतु उस समय ऐसी बातें थी। मनरूप जी ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था दी है, परमात्मा उनको भी ताकत दे। आदरणीय कुलदीप जी बैठे हैं, पहलवान जी, ये उस समय के पहलवान हैं जब हम बहुत छोटे छोटे होते थे और मिट्टी में घुटनों के बल चलते थे। और लगभग 30 साल पहले, फिर मैं कह रहा हूँ, जब हम खेलने के लिए जाते थे बड़े स्कूल में, तो 10-10 बच्चे इनके पैरों को जो है ना लटक जाते थे और ये खींच करके ले करके जाते थे। उनको मुझे नहीं पता याद है कि नहीं याद है, पर मुझे आज तक वो बातें याद हैं। तो वो भी हमारे इस क्षेत्र की भी, और ख़ास करके कबड्डी के बच्चों के लिए वो भी एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं, उनको भी नमन करता हूँ। समस्त मंच, आदरणीय भाई अशोक जी के लिए मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहता हूँ। आज अशोक जी का जन्मदिन है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अशोक जी अपने लेवल पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जहाँ शिक्षकों के अधिकारों की बात करते हैं, वहीं जैसे ये बेटियां हैं, ऐसी हाँ रामेश जी जैन, उनका माल्यार्पण से आपका जीवन इन फूलों की तरह से सबको सुगंधि देता रहे। हम तो आप परमात्मा से कामना करते हैं कि जीवे में श्रद्धा शतम और भूयश्च श्रद्धा शतात, 100 वर्ष से भी ज़्यादा आपकी आयु हो, क्योंकि आपकी जैसे बहुत सी बहनों का जीवन ये भी संवार रहे हैं। ये ठीक है कि ओपन नहीं हो रहे हैं अशोक जी, लेकिन कम से कम 35 से 40 बेटियां ऐसी हैं जिनकी पूरे पढ़ाई का खर्च अशोक जी अपने साथियों से करवा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो अशोक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आदरणीय अमरजीत जी बैठे हैं, वो भी कबड्डी के जहाँ बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, उसके अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने अपने बच्चों को भी समाज के आंदोलनों में उतारा है। और यही एक अच्छे पिता की निशानी होती है कि वो अपने पुत्रों को सामाजिक क्षेत्र में उतारे, तो उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे यहाँ के शहीद भगत सिंह युवा परिषद खटखड़ जो बने हैं, उसके अध्यक्ष भाई वीरेंद्र पहलवान जी, जो 20 साल से हम मिलकर के काम करते हैं। अशोक जी हैं, चाहे वीरेंद्र जी हैं, भाई केवल जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, मैं बहुत लोगों के नाम जानता हूँ। और दोनों या साथी अमित जी और साहिल जी जो सोशल मीडिया का ये काम देख रहे हैं, सारी बहनों को प्रणाम और नमन करते हुए, बहुत लंबी चौड़ी बात मैं इसलिए नहीं करूँगा, शायद आप लोगों को भूख लगी होगी, लगी है ना? पर आज तो व्रत होगा ना, नवरात्रे नहीं चल रहे हैं। अच्छा चलो मुझे दूसरी बात बताओ, सवाल जवाब करते हैं थोड़ी देर, ठीक है ना? क्योंकि आदमी जब तक चुप रहता है तो भूख ज़्यादा लगती है, और जब बातों में लग जाता है तो भूल जाते हैं ना सब कुछ। आपने देखा होगा माता जी सिर के ऊपर मटका रखे हुए हैं, पर बात कर रहे हैं तो उनको याद नहीं कि सिर के ऊपर वजन है कि नहीं है ना? चलो, नवरात्र अभी जो चल रहे हैं, किस किस ने नवरात्रे मनाए हैं? कौन कौन नवरात्रों की व्रत है ये बताओ। नवरात्रों में किस किस ने व्रत रखा है? तुम में से रखा है किसी ने? अच्छा ठीक है, दूसरी बात पूछ लेता हूँ, ये तो ज़्यादा कठोर कठिन बात आपसे पूछ ली ना। नवरात्रों में आपके न्योते किस किस के आए हैं? कि आज नवरात्रे हैं, हमारे घर लड़कियों को भेज दो, हमारे घर लड़कियों को भेज दो, ऐसे आए कि नहीं आए? बता, बड़ा नुकसान हो गया, आया नहीं? आपका इनका है, इधर वालों का। अच्छा दूसरी बात पूछता हूँ, चलो मैं, ऐसे देश का नाम बताना है जिस देश में ये कहा जाता है कि माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करने वाली होती है। देश का नाम बताओ, ऊंचे आवाज में बताओ। भारत। और ऐसे देश का नाम बताओ जिस देश में माँ के पेट में सबसे ज़्यादा बेटियां मारी जाती हों। इंडिया। ये ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, सरस्वती की पूजा सबसे ज़्यादा किस देश में होती है? और सबसे ज़्यादा अनपढ़ किस देश में पाए जाते हैं? अच्छा, गाय को माता किस देश में माना जाता है? और सबसे ज़्यादा गाय कहाँ काटी जा रही हैं? हाँ हाँ बताओ बताओ।
भारत में। आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। अच्छा, मैं आपसे दूसरी बात पूछ लूँ, उससे पहले इनकी समीक्षा कर लेते हैं। क्या कारण है कि जिस देश में माँ को निर्माता कहा जाता है और उस देश में बेटियों को मारा जाता है? क्या कारण है कि सरस्वती की सबसे ज़्यादा पूजा हम करते हैं और सबसे ज़्यादा अनपढ़ हमारे देश में है? क्या कारण है कि गाय को माता हम मानते हैं और सबसे ज़्यादा गाय हमारे देश में मारी जा रही हैं? भारत को भी माता बोलते हैं ना, और किसी देश को तो माता नहीं बोलते, परंतु भारत माँ की भी स्थिति ये है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी भारत में, सबसे ज़्यादा बलात्कारी भारत में है ना। तो आपको नहीं लगता कि कहीं जो हम पूजा पद्धति में पढ़े हैं वो कुछ अलग है? हमें जिस माँ की पूजा करनी चाहिए उसकी नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरी माँ की पूजा कर रहे हैं, है ना? ठीक है कि गलत है? मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं आपका। मैं पूछूंगा फिर आपसे, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, नवरात्रि हम लोग मना रहे हैं और हमें किस असली माँ की पूजा करनी चाहिए? आज दुर्गा जन्माष्टमी है ना, 9 देवियों की पूजा करते हैं, उनमें से 4-5 देवियाँ मैं आपको बताता हूँ जिनकी पूजा करनी चाहिए, बाकी की आप अपनी मर्जी से करो, जिसकी जो पूजा पद्धति, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली जिसकी पूजा करनी है वो है माँ, जिसने आपको जन्म दिया है। एक कल्पना करो, यदि माँ नहीं होती और हम पैदा ही नहीं होते तो ये सृष्टि देख सकते थे क्या? नहीं। तो पहली पूजा किसकी करनी है? अच्छा, एक बात बताओ, ये तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, कितनी बेटियां हैं जो सुबह माँ के पैरों को हाथ लगा के आती हैं? झूठ मत बोलना, मैं पूछूंगा जा कर के। और जाने के बाद कितनी माताओं को पैरों को हाथ लगाती हैं यहाँ से जाने के बाद? अच्छा चलो छोड़ दो, माँ से तो आपकी कुछ न कुछ काशुनी हो जाती होगी ना, वो कहते होंगे गोबर घेर क्या, झाड़ू पोछा कर ले, है ना, बर्तन साफ कर ले। चलो, यहाँ विद्यालय में आने के बाद आपकी जो गुरुजन हैं हमारी, जिनको हम मैडम कहते हैं, बहन जी भी कहते हैं ना, उनको कौन कौन पैरों को हाथ लगाती हैं? एक भी नहीं। चाड़ा पाट गया बहन जी। देखो, जो बच्चे अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं? कोई बता सकता है क्या क्या बढ़ते हैं? आप ऊंची आवाज में बताओ वहीं से। आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजें बढ़ती। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया बहन। 4 चीजें कैसे बढ़ती हैं? आपने देखा होगा ना, जब हमारी माँ, ताई, चाची जब अपनी दादी के पैर दबाते ना ऐसे, वो क्या बोलती हैं? दूधो नहाओ, पुतो फोड़ो, बूढ़ सुहागणो, बोलते हैं ना ऐसे, या नहीं बोलते? सुनी है कभी? वो आशीष देते हैं। तो सबसे पहला कर्ज हमारे ऊपर है माँ का, जिसने हमें जन्म दिया है। और उसके बाद भारत माँ, जिसको हम माँ कहते हैं, इस राष्ट्र का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, क्योंकि जब हम बच्चे हैं और घर से पहला कदम बाहर रखते हैं तो वो हमारा नहीं है ना, वो समाज का है। और जब समाज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने शहर की तरफ जाते हैं, तो वो शहर भी इस राष्ट्र का है। और शहर से आगे जब बढ़ते हैं तो वो पूरा प्रांत इस राष्ट्र का है। तो ये जो हमारे ऊपर कर्ज है, उसको उतारने के लिए दूसरा सम्मान हमें किसका करना है? भारत माँ का। ठीक है। तीसरा, गाय का नाम सुना है आपने? गौ माता का भी सम्मान करना है। आजकल वोट तो बहुत से लोग गाय के नाम पर मांगते हैं, परंतु अब लिम्पी रोग आया तो कोई नहीं बोला। लाखों गाय जो है वो लिम्पी रोग से मर गई, खास करके गुजरात और राजस्थान में, 2 प्रांतों में। हरियाणा में भी काफ़ी गाय मरी हैं। तो गाय की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपको लेनी है। आप कहोगे जी हम विद्यालय का काम करें या गाय को पालें, तो आपको क्या करना है? पहले जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, गांव में से, गली में से कहीं गाय आ गई, या जिसको खागड़ बोलते हैं वो आ गए, तो एक टोकरे में कुछ न कुछ उसके लिए रखते थे। और सबसे पहली रोटी किसके लिए निकालते थे? आजकल निकालते हैं क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सुबह सुबह तो आमलेट बनता है, रोटी तो बनती नहीं। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो ऑमलेट खाते हैं? तालियां बजाओ, बहुत अच्छे बच्चे। कोई भी बच्चा आप में से अंडा नहीं खाता है। और ये खटकड़ की पवित्र भूमि यदि इन संस्कारों से ओतप्रोत है तो बहुत बड़ी बात है। आपके शिक्षकों को मैं वंदन करता हूँ, आपको जो इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। नहीं तो प्राइवेट स्कूलों में तो ये कंपलसरी कर रखा है
आज ऑमलेट आएगा, आज दूसरी चीज़ आएगी, कल तीसरी चीज़ आएगी, पर आप बचे हुए हैं। और बचा हुआ वही होता है जो बच्चा है ना, बच्चे को इसलिए बोलते हैं वो बचा हुआ रहता है। एक बार किसी के घर में कोई चला गया, जैसे आप बैठे ना, छोटे छोटे बच्चे घर पे थे, जैसे अशोक जी चले जाएं किसी के घर, इन्होंने आवाज़ लगाया कि संदीप जी हैं, और संदीप जी बैठे अंदर, उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि बाहर जाके बोल दे कि संदीप जी नहीं है घर पे। उसने बाहर जा कर के कहा अंकल मेरे पिताजी ने कहा कि वो नहीं है यहाँ पे। तो बच्चे वही हैं जो बचे हुए होते हैं, इसीलिए आप बच्चे, और परमात्मा करे आप जिंदगी भर बुराइयों से भी, दुर्व्यसनों से भी, दुर्गुणों से भी, दुखों से भी बचे रहें, और आपका जीवन उन्नत होता हुआ निरंतर आगे ही आगे बढ़ता रहे। मैं बेटियों के बारे में 2-4 शब्द इसलिए यहाँ कहना उपयुक्त समझता हूँ, अक्सर हम इनको दूसरे दर्जे का मानते हैं, इसीलिए परिवार में भी मैं वैसे 2-3 कड़वी बातें पूछता हूँ बहनों से, ठीक है। ये दोनों आगे जो बैठी है ना बहनें, मेरी बात सुनो। घर में जैसे मैंने शुरू किया था, सफाई जो करते हैं ना घर में, साफ सफाई आप करते हो कि भाई करते हैं? हाँ, खुद करते हैं। अच्छा चलो, बर्तन साफ आप करते हैं कि भाई करते हैं? हम ही करते खुद ही। और गोबर कौन डाल के आवा है? माँ। सूत नहीं बैठे एक आध बार आपका? अच्छा चलो ठीक है। रोटी कौन बनाता है? मम्मी बना लेती है। और मम्मी जब मामा के यहाँ चली हो तब? दादी भी अपने वहाँ चली गई तो? हम खुद। एक आध बार ऐसा नहीं बना कि भाई ने रोटी बना के दे दी हो, कह दिया करो कि भाई एक आध बार बना लिया करो। ये आपकी गलती नहीं है, समाज ने ये निश्चित कर रखा है। मैं यूरोप के कई देशों में जाने का मौका मिला, मुझे साउथ के देशों में भी जाने का मौका मिला, दक्षिण अफ्रीका इधर भी। एक बार हम लोग जर्मनी में थे, और जर्मनी में बहुत अद्भुत बात मैंने 2-3 बात देखने को मिली, उनमें से एक बता रहा हूँ। जैसे खाना खा करके हम लोग उठे तो हमारी जैसे यहाँ आदत है, हम लोग उठ गए प्लेट वहीं छोड़ करके, परंतु जिसके घर पे रुके थे उस व्यक्ति ने वो प्लेट उठा करके सारी प्लेटें धो दी। मैंने उनको कहा कि शर्मा जी ये तो आपने अच्छा नहीं किया, आपने हमारी प्लेटें क्यों धो दी? बहन जी धो देते। वो हंसने लग गए, कहले स्वामी जी यहाँ ये नहीं चलता, यहाँ तो निश्चित कर रखा है खाना वो बनाएगी तो बर्तन मुझे धोने हैं, और खाना यदि मैं बनाऊंगा तो बर्तन वो धोएगी, क्योंकि वो बराबर का काम करती है। पुलिस में अपने यहाँ तो ये हालत है, सुमन बहन जी ज़्यादा जानती हैं, मेरे एक मित्र हैं उनकी पत्नी पुलिस में है, और मैं कभी फ़ोन करूँगा ना सुबह सुबह कहाँ है, वो कह रहा है कि नहीं इनको जो है ना एक बार बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए गया था। मैंने कहा क्यों, वो खुद नहीं जा सकते थे? बोला नहीं आजकल ज़माना ऐसा ही है जी, कोई कुछ कह देगा, और जब पुलिस वालों को भी कुछ कह देगा तो आपकी तो फिर हिम्मत क्या है। ये हालत है आज देश की। बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप हैं इन बहन बेटियों के मान सम्मान को तार तार करने के। तो आज पूरे समाज का सिस्टम बदलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज जाकर के आप बोल देंगे आज से ना तो हम रोटी बनाएंगे, ना हम झाड़ू पोछा करेंगे, ना कुछ करेंगे, भाई करेगा। आपके ऊपर ये जिम्मेदारियां क्यों है, मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ। मैंने अपनी बात शुरू की थी कि माता निर्माता भवती, माँ जो है वो निर्माण करने वाली होती है। क्या क्या नाम था उनका गुड़िया का? अनाया ने अभी गायत्री मंत्र सुनाया, मैंने उसको कान में कहा कि तू गायत्री मंत्र सुनाना बेटा, और वो जानबूझ करके सुनवाया मैंने। आजकल कुछ धर्मगुरु ये बात कहते हैं कि लड़कियों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, गायत्री मंत्र के बोलने से बुद्धि मिलती है कि नहीं मिलती? बुद्धि की तो कामना करते हैं गायत्री मंत्र से। और जिस माँ को निर्माण करना है बच्चों का, उसके पास बुद्धि ना हो, ठीक है ना? पहला गुरु कौन होता है? दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु आचार्य, टीचर नहीं आचार्य, हाँ टीचर भी कह सकते हैं, आप थोड़े पढ़े लिखे हैं। तो जो सबसे पहला गुरु है, यदि वो अनपढ़ रह जाए, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए गांव में रुका और जिस माता जी के पास रुका तो वो बता रही कि मेरा जो पोता है वो 5 साल का है, और मेरे को बार बार कहता है कि दादी तू इतनी बड़ी हो गई और तेरे को अक्सर कुछ भी नहीं आते, तेरे से तो अच्छे हम ये 5 साल में इतनी बातें पढ़ देते हैं। तो वो कहती कि मेरा कसूर नहीं है, जिन्होंने मेरे को नहीं पढ़ाया उनका कसूर है। पर जिसको निर्माण करना है, यदि वो अनपढ़ रह जाए, गंवार रह जाए, उसको पढ़ाने से भी कुछ ना आए, तो इनका निर्माण कैसे होगा? इसीलिए बेटियों को गायत्री मंत्र बोलना भी चाहिए और उनको समाज में बराबर का दर्जा मिलना भी चाहिए। ठीक है क्या गलत है? एक उदाहरण देता हूँ। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश। क्यों मना रहा है, कोई बता सकता है? क्योंकि आज़ादी को 75 साल हो गए।
ठीक है। इसमें एक बहन का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किसने सुना है? किसी ने नहीं सुना? ये तो बहुत गलत बात है अशोक जी। चलो मैं दूसरा बताता हूँ, बहुत बढ़िया बहन जी। खटकड़ का नाम किसने सुना है? फोटो खींच लो इनका, मैं दूसरा पूछूंगा फिर इनसे। अच्छा, ये तो खटकड़ इसी का सुना ना आपने जो हरियाणा में है। एक खटकड़ पंजाब में भी है, उसके बारे में किसने सुना है? चलो उसकी क्या विशेषता है? वो भगत सिंह का पैतृक गांव है। भगत सिंह के दादाजी का जन्म जो है, अर्जुन सिंह जी का जन्म खटकड़ कलां गांव में हुआ था। भगत सिंह की माता जी का नाम क्या नाम बेटा आपका? है शीतल। आपने यज्ञोपवीत भी ले रखा है। तालियां बजाओ इसके लिए, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। हाँ, किशन सिंह। पिताजी का नाम किशन सिंह, चाचा का नाम अजीत सिंह और दादा का नाम अर्जुन सिंह। 4 पीढ़ियां देश की आज़ादी के लिए खपी। उनका पैतृक गांव खटकड़ कलां। और खटकड़ के बच्चों को यदि क्रांतिकारियों का नाम याद नहीं है तो इसका श्रेय जाता है युवा परिषद को। उनकी जिम्मेदारी है अगले 1 महीने में इनको कम से कम 20-30 क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो अपनी विरासत को याद रख सकें। तो राम प्रसाद बिस्मिल भी शहीद आजम भगत सिंह के बहुत अच्छे मित्र थे। आर्य समाज शाहजहाँपुर में रहते थे उत्तर प्रदेश में, अशफाक उल्ला खान और वो दोनों। खैर उनकी लंबी चौड़ी कहानी है। उनकी बहन थी शास्त्री देवी, लगभग 102 साल की होकर के उनका पिछले दिनों देहांत हुआ है। उनको एक बार कार्यक्रम में बुलवाया गया तो उनसे पूछा गया कि राम प्रसाद बिस्मिल आज़ादी के आंदोलन में इतने आगे रहा तो आपका भी कोई रोल था क्या? वो रोल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों का राज है, चारों तरफ दहशत है, पर उसके बावजूद भी हमारी बहनें पीछे नहीं थी। वो शास्त्री देवी बताती है कि उस समय ये सारे के सारे क्रांतिकारी गिने चुने तो थे ही, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले लो, चंद्रशेखर आज़ाद, सत्येंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, है ना, ये जो नाम थे ये सब छुप करके घूमते थे क्योंकि अंग्रेज इनको पकड़ते थे। तो ये जंगल में रहते थे। वो कहते हैं कि मैं अपने इन भाइयों को बंदूकें दे करके आती थी। एक तो होती छोटी बंदूक, एक होती राइफल। वो राइफल प्रोवाइड करवाती थी उनको। तो वो बता रही है कि मैं एक पैर के ऊपर 2 राइफल बांधती थी, एक बाहर की साइड एक अंदर की साइड, और दूसरी टांग के ऊपर भी 2 राइफल बांधती थी। 4 राइफल बांध करके पैर के ऊपर, जिसमें घुटना भी नहीं मुड़ता था, वो 10 से 12 मील मतलब लगभग 17-18 किलोमीटर पैदल चल करके वो जंगल में अपने भाइयों को उसके ऊपर से लहंगा पहन करके वो उनको बंदूकें मुहैया करवाती थी। ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा, उसने वो लहंगा उठा करके दिखाया, जो टखना होता है ना उसके ऊपर अभी भी काले काले निशान पड़े हुए थे उनके। तो इन बहनों का कितना बड़ा रोल रहा है इस देश को आज़ाद करवाने में। इनको आज मान सम्मान को दिलवाने की ज़रूरत है। लंबी बात नहीं करूँगा, बस आप लोगों के लिए इतना जरूर कहना चाहूँगा, आपको सक्षम होना है। अशोक जी ने कहा कि आपको कोई कुछ बदतमीजी कर दे, परिवार में बताओ, फिर टीचर को बताओ, फिर पुलिस को बताओ। मैं कहता हूँ कि खुद ही इलाज कर दो। 2-4 लग करके कुछ भी लगे, बाद में जो होगा समेट लेंगे। ये सब लोग बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं। कोई भी गड़बड़ लगे, आशंका हो, उसको पकड़ के 2-4 और कर दो काम। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? दूसरी बात, सुबह हर रोज़ सभी बच्चों को जल्दी उठना है। और चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थी को और राजा को अपने पूरे दिन के कार्यों को डायरी में लिख करके रखना चाहिए कि मुझे पूरे दिन क्या क्या करना है। व्हाट्सएप फेसबुक से दूर रहो कुछ टाइम के लिए और किताबों से जुड़ करके रहो। किताबें आपके सबसे बड़े मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। ठीक है? एक निवेदन मैं करना चाहूँगा, आदरणीय राममेर खटकड़ जी बैठे हैं और युवा परिषद भी बैठी है। आप इन बच्चों का सम्मान कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये पढ़ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। एक बहुत ही अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, उनसे 3 घंटे मेरी लगातार बात हुई कि बच्चों को, खास करके पूरे हरियाणा में आजकल जो यूथ है, उसके लिए हमें किस तरह का एजुकेशन टाइप रखना चाहिए कि वो समाज में कामयाब हो सकें। मैंने नॉन मेडिकल भी पढ़ा, सामान्य जो अपन पढ़ते हैं ये भी पढ़ा, आर्ट्स भी पढ़ा, परंतु उसके बाद भी वो मेरे किस काम के हैं इसके ऊपर सोचना चाहिए। जेमिनी सॉल्यूशंस एक कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं खास करके विदेशी बैंकों के लिए। उसके जो चेयरमैन थे विशाल मलिक जी, बहुत अच्छे साथी हैं, और उन्होंने भी 35 बेटियां गोद ले रखी हैं। और उनकी जो अपनी पैतृक ज़मीन थी वो अमेरिका बेस्ड है। उन्होंने बेटियों के गुरुकुल के लिए अपनी पूरी ज़मीन दे दी। तो उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आज जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन चल रहा है ना, उसका पैटर्न बदलेगा, बहुत जल्द बदलेगा।
और वो ये कहते हैं कि आज बेटी 10+2 करके चली गई, खास करके लड़कियों की यदि हम बात करें, बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो आगे नहीं पढ़ा रहे बेटियों को, या बेटियां पढ़ भी गई, उन्होंने MA कर लिया किसी सब्जेक्ट से और उसको नौकरी नहीं मिली तो वो क्या करे। तो कुछ नया करना चाहिए। तब मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी में 2 लड़के काम करते हैं जिनको मैं 3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह दे रहा हूं और वो सिर्फ 10+2 पास हैं। मैंने कहा जी वो करते क्या हैं? उन्होंने कहा जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसकी कोडिंग जो होती है, आप बच्चे भी जो कंप्यूटर सीखते हैं उनको पता होगा, उसकी वो कोडिंग करते हैं और उस कोडिंग के नाम से ही वो इतना पैसा उनका हो रहा है। और उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई उनके पास कोई बहुत बड़ा जो जिसको कहते हैं डिप्लोमा नहीं है, परंतु उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से उन्होंने ट्रेनिंग ली और वो इस तरह से बन गए। आप इन बेटियों के लिए गांव में कुछ ऐसा प्रबंध करें कि अपनी मेन स्ट्रीम पढ़ाई के साथ साथ, खास करके क्योंकि आने वाले अगले 50 साल कंप्लीटली सोशल मीडिया का युग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पीछे रह जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर खास चाहे वेबसाइट डेवलप की बात हो या ऐप बनाने की बात हो, इस तरह का कुछ न कुछ टेक्निकल चीज़ें इन बच्चों को मिल जाएं जो घर पे बैठ करके भी बच्चे कर सकते हैं। मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनके 1-1, 2-2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है और वो होम घर से ही जो है ना, वर्क फ्रॉम होम, वो घर से ही काम कर रहे हैं सारा का सारा। तो इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा हो। दूसरा, शहीद भगत सिंह युवा परिषद के साथी यहाँ बैठे हैं, गांव में खास करके इन बेटियों के लिए एक अवार्ड हर साल निश्चित किया जाए जिसका नाम खटखट गौरव रखा जाए और उसका कुछ पैसा, कम से कम 21,000 और ज़्यादा हो जाए तो और भी ठीक है, उसका निश्चित किया जाए। उसका जो एक पैसा जो हो, कुछ पैसा बैंक में डाल दिया जाए, उसका जो ब्याज आए उस ब्याज से हर साल इन बच्चियों में से 1 बच्ची 2 बच्ची जिनका जो है ना सम्मान होना चाहिए, या तो वो जो प्रतिभाशाली बेटियां खेल के क्षेत्र में हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हों या किसी दूसरे क्षेत्र में हों, उन बेटियों का सम्मान होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि चुनाव आ रहे हैं सिर के ऊपर। हमने तो ये घोषणा की है पूरे हरियाणा में, जो भी सरपंच गाँव में ये घोषणा करेगा जिन्होंने चुनाव लड़ना है कि मैं शराब नहीं बांटूंगा, शराब के खिलाफ रहूँगा, शराब के ठेके बंद करवाएंगे, तो हम उसके समर्थन में जाकर के उसके चुनाव को लड़ेंगे। यहाँ भी ये निश्चित करो, जो साथी ये कहे कि इस कन्या स्कूल में मुझे ऐसा सेट बनवाना है या कोई कमरा बनवाना है, उसका हम समर्थन करेंगे। अगर कोई दारू बांटेगा तो हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना बड़ा लैंडलॉर्ड हो। ये आपकी तरफ से होना चाहिए। बोलते नहीं, बताओ गाँव के लोग 4 ठेके बन गए गाँव में, कोई बोल नहीं रहा। ये लड़कियां जब निकलती हैं तो बदतमीज वहाँ शराब पी करके भक्तियाँ कसते हैं, कोई बोलता नहीं है। खटखट जैसी भूमि यदि उसकी रगों में खून ठंडा हो गया है तो फिर बात नहीं बनेगी। देश से फिर अपेक्षाएं छोड़ देनी चाहिए। इन बेटियों के सम्मान को बचाना है, नशे को हटाना है। इनका आत्मसम्मान जितना सुरक्षित रहेगा, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी और आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो भी सार्थक होगा। मैंने कुछ बातें आपके बीच में रखी हैं, 2-3 सुझाव भी रखे हैं, उसके ऊपर आप जो है ज़रूर प्लान करें उसका। और इसमें जो मेरी जिम्मेदारी लगाएंगे, रामेर जी तो अपने पास से दे सकते हैं, वो सक्षम है और उनको देना चाहिए। हम तो बाबा जी हैं, अपना तो कुछ है नहीं, पर मांगने की क्षमता है, क्योंकि मेरे को लाइसेंस मिल गया मांगने का अब संन्यास के बाद। और बेटियों के लिए मांगने में मुझे कोई संकोच नहीं है। गांव से कहोगे तो गांव से मांगेंगे, बाहर से कहोगे तो बाहर से मांगेंगे। और जिस टेक्निकल एजुकेशन की बात मैंने आपके सामने रखी है, यदि आप उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं तो बच्चों के प्लेसमेंट की जिम्मेदारी मेरी है, मैं लेता हूं। जितने बच्चे उसमें जो टेक्निकल एजुकेशन लेकर के यहाँ से निकलेंगे, उन सब की रिप्लेसमेंट की जिम्मेदारी मेरी है। कम से कम 50,000 रुपये महीना और उससे ऊपर जितनी भी होगी। कम से कम 10 कंपनी वाले साथी हैं जो काम कर रहे हैं आज, और हमारी बेटियां वहाँ काम करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अशोक जी, आपने मुझे समय दिया, और भाई सुधीर जी का मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। उनका बहुत बार जो है फ़ोन भी आता है, वो कहते हैं गाँव में आओ, मेरा भाग दौड़ ज़्यादा लगी रहती है, जिम्मेदारियाँ ऐसे ही हैं। और दूसरा, गांव में जो बेटियों को नहीं पढ़ा सकते हैं, वो 2 हमारे गुरुकुल हैं, एक लड़कियों का गुरुकुल है, एक लड़कों का। किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे, उनके खाने की, रहने की, कपड़े पहनने की और किताबों की सारी जिम्मेदारी हमारी है। लड़कों को भेजोगे तो लड़कों का गुरुकुल धीरनवास में है, एक लड़कियों का भी गुरुकुल है। यदि आपको लगता है कि आपके आसपास बेटी सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पा रही है कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, रामेर जी यहाँ बैठे हैं स्कूल के लिए। और जिसको गुरुकुल में, अगर आप सोचते हैं कि गुरुकुल में रह करके बेटी पढ़े, हमारा बेटा पढ़े, उसके लिए हम बैठे हैं। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। समय थोड़ा ज़्यादा होगा, सबके क्षमा करता हूँ।